गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली न्यूज़ शो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ फटाफट न्यूज़ हैं, डेली क्यूज़ हैं और फटाफट फैक्ट के बारे में भी चर्चा की जाती है। तो देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है कि लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर पेश किया गया 4 विधेयक। यह विधेयक लोकसभा में शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के एक सदस्य और भाजपा के 3 सदस्यों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया। दूसरी न्यूज़ है कि यूके के कैरियर स्टॉक ग्रुप ने प्रारंभ किया भारतीय नौसेना के साथ में समुद्री अभ्यास। यानी यूनाइटेड किंगडम का कैरियर स्टॉक समूह HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के साथ 3 दिन की अवधि के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास में शामिल हो गया है। तीसरी न्यूज़ है हमारी, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की एक घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष होने पर उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए 5 वर्षों के लिए मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये नेक्स्ट न्यूज़ है कि 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने बॉम्बे स्टेशन से पहली बार रेडियो को प्रसारण किया था। रेडियो का प्रसारण 1927 में 23 जुलाई को पहली बार किया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण की सेवाओं के बारे में अगर देखा जाए तो यह इसका प्रारंभ 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान क्लब ऑफ बॉम्बे की एक पहल के माध्यम से किया गया था और इसी को पहला रेडियो प्रसारण भी माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेघालय युवा नीति 2021 को मिली मंजूरी। हाल ही में मेघालय कैबिनेट ने मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता हासिल करने, राज्य के कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनने के एक क्षेत्र को बनाने का काम इसी के तहत माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI ने जारी करने जा रही है डिजिटल मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने के लिए चरणबद्ध के तरीके से कार्यान्वयन रणनीति पर काम करना प्रारंभ कर दिया गया है और निकट भविष्य में इसे थोक व खुदरा क्षेत्र में लॉन्च करने की प्रक्रिया पर भी बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से बाहर हुआ लिवरपूल शहर। हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उससे इसको बाहर कर दिया गया है। इससे पहले 6 भारतीय स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में जोड़ा जा चुका है। 7th न्यूज़ है कि सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पूरे देश में चिंता व्याप्त है और वहीं कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सावधान किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तथा वैक्सीनेशन के जरिए इस पूरी समस्या से बचा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दुनिया के 124 देशों में फैला है कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट। WHO का मानना है कि कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है वह दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, रूस और चीन सहित कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के इस संक्रमण के कारण करीब 75% से अधिक मामले देखे जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि DRDO ने किया नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। आकाश मिसाइल का ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल ने डायरेक्ट अटैक मोड में टारगेट को मारा है और उसे नष्ट भी कर दिया है।
तो इस तरह से आज का हमारा न्यूज़ जो सेशन है, फटाफट जो न्यूज़ थी वो समाप्त होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के डेली करंट क्विज की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिनमें आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आपका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत जो पेंशन फंड प्रबंधन बनाया गया था उसमें एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश था उसकी सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है। यानी कि 49% जो एफडीआई आता था कहाँ पे, एनपीएस के अंतर्गत आता था, उसको गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, उसको गवर्नमेंट ने 74% कर दिया है। तो हाल ही में अभी इस पर रिफॉर्म लाया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 74%। यानी कि एनपीएस में एफडीआई को 49 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके अंतर्गत और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 49% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 74 कर दिया गया है। और कहा जा रहा है जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की शुरुआत की गई थी। और बाद में 2009 में इसको क्या कर दिया गया था, सभी के लिए ओपन कर दिया गया था। यानी कि कोई भी इसमें क्या कर सकता है, एक प्रीमियम दे के पार्टिसिपेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्पेस राइस मतलब कि आकाश में राइस का उत्पादन तो किसके द्वारा किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख कर पहली फसल की कटाई की गई जापान, चीन, नेपाल और भारत। तो चीन के द्वारा, चीन ही ऐसी हरकत करता रहता है। और ये इनोवेशन के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को एडॉप्टेशन की जो कैपेबिलिटी है वो चीन में सबसे अधिक है। और इन सारी चीज़ों को जो अभी स्पेस राइस को अडॉप्ट किया गया है, स्पेस राइस की जो पहली फसल की कटाई हुई वो चीन के द्वारा की गई है। अगर इस तरह का इनोवेशन होता है तो आने वाले निकट फ्यूचर में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चीन के द्वारा ही क्या किया गया है। ये किस मिशन के तहत किया गया था, चांग-ई 5 मिशन के तहत किया गया था, जो कि 23 दिवसीय एक चंद्रयान मिशन था, चंद्र यात्रा थी, जिसके दौरान इस तरह के यानी कि स्पेस राइस का जो है निर्माण किया गया है, उसको बनाया गया है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि ब्रह्मांडीय विकिरण यानी कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है जो उसमें और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद भी लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों को चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधानित करके इसको बनाया गया है। तो मिशन कौन सा था जिसमें स्पेस राइस को बनाया गया था, तो चांग-ई 5 था। कौन सा मिशन था, एक चंद्रयान मिशन था। कितने दिन के लिए किया गया था, 23 दिनों का ये था। किस कंडीशन में बनाया गया था, ब्रह्मांडीय विकिरण और सूर्य गुरुत्वाकर्षण की कंडीशन में इसको बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी किस शहर को चुना है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिस्बेन, दिल्ली, टोक्यो और बर्लिन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन के द्वारा इस चीज़ को किया गया है। अब यहाँ पे 2-3 फैक्ट और हम देख लेते हैं कि 2032 का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन शहर होगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 बार और क्या किया जा चुका है, ओलंपिक गेम का मेज़बानी की जा चुकी है। इससे पहले 2 बार कर चुका है ऑस्ट्रेलिया। पहला जो हुआ था वो सिडनी में हुआ था और मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न में 1956 में हुआ था और सिडनी में कब हुआ था, 2000 में हुआ था। और ब्रिस्बेन में कब हो जाएगा, 2032 में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कि वह कौन सा देश है जिसने 2 से अधिक बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका के बाद में दूसरा ऐसा देश है जिसने 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की क्या की है, मेज़बानी की है। तो कौन कौन से देश हैं जो 3 बार इसकी
मेज़बानी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स की 2 बार मेज़बानी कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? आपके सामने आंसर दिए गए आंसर हैं। पहला है स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और इनमें से कोई नहीं। तो स्टैंड अप इंडिया योजना को अभी गवर्नमेंट के द्वारा 2025 तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये देते हैं कि जो ग्रीन फील्ड उद्यम होते हैं उन उद्यमों को स्थापित करने के लिए और प्रेजेंट टाइम में कोविड क्राइसिस से देश को बचाने के लिए देश में नए रोजगारों के सृजन के साथ साथ नए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इस तरह की योजना का होना आवश्यक है। और जिसके माध्यम से ये भी कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो उधारकर्ता हैं उनमें कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ऋण मुहैया करवाया जाए। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेंटेन करने के लिए और आर्थिक सशक्तिकरण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, बढ़ाया गया है। इसको लागू कब किया गया था? तो अप्रैल 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था और अब इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मंकी वी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? इसमें भी आपका कौन सा देश हो जाएगा शामिल? चीन ही है जो इस तरह के वायरस को निकाल रहा है। तो आप देखेंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, चीन। अब हम देख लेते हैं मंकी वी वायरस होता क्या है। तो मंकी वी वायरस मैकांग बंदरों में पाया जाता है अक्सर, ठीक है, और यह मूल रूप से उनमें पाया जाता है। और इसकी सबसे पहले पहचान कब की गई थी? 1932 में इसकी पहली पहचान की गई थी। और ये कब होता है? जब मैकांग बंदर किसी व्यक्ति को काट देते हैं, उसको खरोच लेते हैं, उसके द्वारा संक्रमित हो जाता है या उसकी जो संक्रमित लार है उसके संपर्क में मनुष्य आ जाता है, उसके मलमूत्र के संपर्क में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो संक्रमित हो जाता है। और इसमें यह भी बात की जा रही है, इसमें पाया जाने वाले अल्फा हार्पेसियन जो वायरस होता है, एंजीटिक जिसे हम बोलते हैं, वही इसके मूल कारणों में से एक है जिसके द्वारा इस वायरस का स्प्रेड होता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस योजना को प्रारंभ किया था? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना थी, दूसरी थी मुख्यमंत्री किसान व्यापार ऊर्जा योजना, तीसरी थी प्रधानमंत्री किसान शक्ति योजना और चौथी थी मुख्यमंत्री किसान धन ऊर्जा योजना। तो अभी हाल ही में जो किसानों का बिजली का बिल था, उस बिजली के बिल में 1000 रुपये की कटौती करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को अभी हाल ही में प्रारंभ किया। और इसमें यह कहा गया कि जिन किसानों का 1000 वो होगा उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में लाखों किसानों की बिजली के बिल पर बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रतिमाह का अनुदान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए और यह अनुदान सरकार सीधे बैंक खाते में आएगा और इस योजना का लाभ इसी साल मई में आए बिजली के बिल पर लागू होगा। तो ये गवर्नमेंट का एक समझ लीजिए कि वो था इनोवेशन था और एक सहायता राशि थी जो इन लोगों को प्रदान की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व इमोजी दिवस यानी कि वर्ल्ड इमोजी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? पहला है ऑप्शन 12 मार्च, दूसरा है 20 अप्रैल, तीसरा है 10 अप्रैल और डी है आपका 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को भी हाल ही में विश्व इमोजी दिवस मनाया गया। इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो इसको मनाया कब जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इमोजी डे इमोजीपीडिया के फाउंडर जेरेमी वर्ज ने साल 2014 में क्या किया था?
प्रारंभ किया था, तब से लेकर अब तक 17 जुलाई को क्या किया जाता है, वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। इसकी एक इमोजीपीडिया बनाई गई है, जैसे कि आप जानते होंगे विकीपीडिया है, विकासपीडिया है, तो उसी तरह से एक इमोजीपीडिया भी बनाई गई है, जिसके फाउंडर कौन थे, जेरेमी वर्ज थे, जिन्होंने इसको 2014 में प्रारंभ किया था और तब से लेकर 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के तौर पे मनाया जाता है। इमोजी का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था, 1990 के दौरान में इसका इस्तेमाल प्रारंभ हो गया था और 17 जुलाई 2002 के दिन एप्पल ने अपने कैलेंडर में इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था। तो इमोजी क्या होती है, इस तरह की जो संरचनाएं आप स्माइली देखते हैं वही इमोजी हैं। तो इमोजी की तरह आप लोग मुस्कुराते रहिए और इस जो सेशन चल रहा है, इस सेशन को लगातार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पहुंचेगा, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाए और उसी के माध्यम से आपकी भी इमोजी वाली तस्वीर मुस्कुराते हुए यहाँ पे दिखाई जाए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल के द्वारा, दूसरा है चीन के द्वारा, तीसरा है सी वियतनाम के द्वारा और डी है आपका रूस के द्वारा। तो आपके सामने आंसर है कि वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 जो कोवैक्सीन थी उसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को अभी हाल ही में उठाया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से समर्थित छठा ब्रांड जिसे कहा जाता है उसके माध्यम से दी गई है और वियतनाम अब तक के सबसे ख़राब संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तो उस कंडीशन में उसने इस अंडर ट्रायल वैक्सीन को भी क्या किया है, अडॉप्ट किया है और इसको करने के लिए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। तो कौन सा देश है जिसके साथ में यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा क्या किया गया है, सेबों का आयात किया गया है। तो सेबों का आयात किया गया है किसके द्वारा, भारत के द्वारा। अभी 50 साल में पहली बार इसको किया गया है। तो 2019 के में यूके और भारत के बीच में लगभग 23 मिलियन पाउंड सेब का क्या हुआ था, व्यापार हुआ था और दोनों देश 2030 तक टाइमलाइन के तहत व्यापार मुक्त समझौते को दोगुना करने के लिए सोच रहे हैं। साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी ये लोग बात कर रहे हैं और इस चीज़ को अडॉप्ट करने के भी बारे में सोच रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है श्याम निवासन को, दूसरा राहुल सचदेवा को, तीसरा अनिल त्यागी को और चौथा है कोमल अग्रवाल को। आपके आंसर दिए गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा श्री श्याम श्रीनिवासन जी को क्या किया गया है, फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। कौन नियुक्त करता है, आरबीआई इन लोगों को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ श्री श्रीनिवासन को क्या किया है, नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को बैंक में एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला था। तो इस तरह से ये आपका ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है वो बैंक का। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि बैंक में एक रेगुलेटरी फाइलिंग के में कहा गया कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से 22 दिसंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए इनको एक मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में इनको क्या किया है, नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है फटाफट फैक्ट में। फटाफट फैक्ट का मतलब ये हुआ कि हम किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे, एक टॉपिक को पकड़ने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज का जो हमारा फैक्ट है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो पब्लिकेशन है, कौन कौन से पब्लिकेशन उसके द्वारा किए जाते हैं, उन सारे पब्लिकेशन को हम करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है।
फिर उसके बाद में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको भी निकाला जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जिसे हम कि जीईपी रिपोर्ट कहते हैं, उसको भी किसके द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। रेमिटेंस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी बाहर के देश में रहता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो अपने परिजनों को पैसे भेजता है या जो भी चीज़ें वहाँ से भेजता है, तो वो रेमिटेंस के रूप में उसके पेरेंट कंट्री में आती हैं। तो उस डेस्टिनेशंस और पेरेंट कंपनी के बीच में जो मनी का आदान प्रदान होता है एक व्यक्ति के द्वारा जो वहाँ पे व्यापार कर रहा है, तो उनके बीच की जो पैसा जो आता है उसे रेमिटेंस कहा जाता है, और उस पर जो रिपोर्ट बनती है उसे रेमिटेंस रिपोर्ट कहते हैं। और इसको बनाता कौन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको बनाया जाता है। फिर एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको भी बनाया जाता है। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जाती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स है, इसको भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। और 8वां है आपका सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स डब्ल्यू, इसको भी किसके द्वारा बनाया जाता है, इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है ये समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो हम लोग पहले तो एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं, वहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग देंगे। तो अभी आपको 6 मंथ का फुल करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले संडे को। आने वाले संडे को आपको 6 आवर्स की क्लास में पूरा 1 साल, पूरा 6 महीने का करंट अफेयर का रिवीजन सेशन आप लोगों को करवाया जाएगा। ये क्लास आपकी लाइव चलेगी। तो आप इस क्लास में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद में आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप जो है KREDOZIS के नाम से है, उस ऐप को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको ऐप पे भी मिल जाएंगी। तो ज़्यादा हमारी क्लासेस और जो भी कोर्सेज हैं वो ऐप पे ही चलते हैं, तो वहां से आप उन सारी चीज़ों को देख